शरणं गच्छामि। हमारे साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न है, जाति प्रथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। एक कड़वा प्रश्न हम आपके समक्ष रख रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर आज के अंबेडकर संदेश में ही आपको मिल जाएगा। इस रहस्य से पर्दा हटेगा आज के अंबेडकर संदेश में कि जाति प्रथा भारत में कैसे पनपी और जाति प्रथा कैसे फली फूली। सामान्य साथियों, साथ ही साथ हम आपको बता दें, इस अप्राकृतिक संस्था जातिवाद यानी कि जाति प्रथा का जन्मदाता कौन है, ये भी आज के अंबेडकर संदेश में आपको इस प्रश्न का जवाब भी आपको मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं विधिवत आज का बेहतरीन अंबेडकर संदेश, जो आपको कई प्रश्नों का जवाब एक साथ दे देगा। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन, इसी शीर्षक के अंतर्गत पेज नंबर 15 से लेकर पेज नंबर 18 तक आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का अंबेडकर संदेश BBAIC अर्थात बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी से आपके सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। बाबा लिखते हैं कि भारत में जाति प्रथा के प्रचलन और शिक्षण संरक्षण की क्रियाविधि पर विचार करते हुए अगला प्रश्न यह है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसके मूल का प्रश्न एक कड़वा प्रश्न है और जात पात के अध्ययन में इसकी दुखद अवहेलना की गई है। कुछ ने इसका समर्थन किया है और कुछ ने इस प्रश्न पर जानबूझकर पर्दा डाल दिया है। कुछ लोग समझ पाने में सफल रहे हैं कि ये जात पात का मूल कहाँ हो सकता है। वे कहते हैं कि यदि हम मूल के प्रति अपनी स्नेह भावना पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो हमें उसके बहुवचन रूप अर्थात जात पात के मूल का प्रयोग करना चाहिए। वैसे भारत में जात पात के मूल के बारे में कोई उलझन पेश नहीं हुई है। जैसा कि मैंने पहले कह दिया है कि सजाति विवाह ही जात पात का एकमात्र कारण है, और जब मैं जाति के मूल की बात कहता हूँ तो इसका अर्थ सजाति विवाह प्रथा की क्रियाविधि के मूल में है। किसी समाज में व्यक्तियों की अति सूक्ष्म अवधारणा को इतने शक्तिशाली ढंग से प्रचारित करना, मैं गंदगी उछालना कहने जा रहा था, यह राजनीतिक भाषा में कोरी बकवास है। यह बात नगण्य है कि व्यक्ति मिलकर समाज बनाते हैं। ध्यान दीजिए, व्यक्ति मिलकर समाज बनाते हैं, तो बाबा साहब कहते हैं ये बात नगण्य है कि व्यक्ति मिलकर समाज बनाते हैं। समाज सर्वथा वर्गों से मिलकर बनता है। इसमें वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर बल देना अतिशयोक्ति हो सकती है, परंतु ये सच है कि समाज में कुछ निश्चित वर्ग होते हैं और उनके आधार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। वे वर्ग आर्थिक, आध्यात्मिक या सामाजिक हो सकते हैं, लेकिन समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वर्ग से संबद्ध होता है। यह एक शाश्वत सत्य है और आरंभिक हिंदू समाज भी इसका अपवाद नहीं रहा होगा। भाषा लिखते हैं कि यह एक, जहाँ तक हम जानते हैं कि वह अपवाद नहीं था। यदि हम इस सामान्य नियम को ध्यान में रखें तो पाते हैं कि जात पात की उत्पत्ति के अध्ययन में ये बहुत उपयोगी तत्व साबित हो सकता है, क्योंकि हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि वह कौन सा वर्ग था जिसने सबसे पहले अपनी जाति की संरचना की। इसलिए वर्ग और जाति एक दूसरे के दो रूप हैं। फर्क सिर्फ यह है कि जाति अपने को सजाति परिधि में रखने वाला वर्ग है। जाति प्रथा के मूल का अध्ययन हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है कि वह कौन सा वर्ग है जिसने इस परिधि का सूत्र प्राप्त किया, जो इसका चक्रव्यूह है। यह प्रश्न बहुत कौतूहलजनक है, परंतु ये बहुत प्रासंगिक है और इसका उत्तर उस रहस्य पर से पर्दा हटाएगा कि पूरे भारत में जाति प्रथा कैसे पनपी और दृढ़ होती चली गई। दुर्भाग्य से इस प्रश्न का सीधा उत्तर मेरे पास नहीं है, मैं इसका परोक्ष उत्तर ही दे सकता हूँ। मैंने अभी कहा है कि विचाराधीन रीति रिवाज हिंदू समाज में प्रवाहित है। तथ्यों को यथार्थ बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कथन को स्पष्ट किया जाए ताकि इसकी व्यापकता पर प्रकाश डाला जा सके। यह प्रथा अपनी पूरी दृढ़ता के साथ केवल एक जाति अर्थात ब्राह्मणों में प्रचलित है, जो हिंदू समाज की संरचना में सर्वोच्च स्थान पर है, और गैर ब्राह्मण जातियों ने इसका केवल अनुसरण किया, जहां इसके पालन में न तो उतनी दृढ़ता है और न संपूर्णता है।
ये महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सम्मुख महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर सकता है। यदि गैर ब्राह्मण जातियां इस प्रथा का अनुसरण करती हैं, जैसा कि आसानी से देखा जा सकता है, तो यह प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि कौन सा वर्ग जाति व्यवस्था का जन्मदाता है। ब्राह्मणों ने क्या अपने लिए एक परिधि बनाई और जाति की संरचना कर ली? यह एक अलग प्रश्न है जिस पर किसी अन्य अवसर पर विचार किया जाएगा, परंतु इस रीति नीति पर कड़ाई से पालन और इस पुरोहित वर्ग द्वारा प्राचीन काल से इस प्रथा का कड़ाई से अमल यह प्रमाणित करता है कि वही वर्ग इस अप्राकृतिक संस्था का जन्मदाता है, यानी कि जाति प्रथा का जन्मदाता ब्राह्मण है। ये बात बाबा साहब स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहते हैं और जाति प्रथा को अप्राकृतिक घोषित करते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा। बादशाह लिखते हैं कि उसने अप्राकृतिक साधनों से इसकी नींव डाली और इसे जिंदा रखा। अब मैं अपने लेखन के तीसरे भाग पर आता हूं, जिसका संबंध पूरे भारत में जात पात के उद्भव और विस्तार से है। जिस प्रश्न का मुझे उत्तर देना है वह यह है कि देश के अन्य गैर ब्राह्मण समुदायों में ये प्रथा कैसे फैली। इसके उत्तर में मेरा विचार है कि पूरे भारत में जाति प्रथा के प्रचलन से ज्यादा पीड़ादायक इसके उद्भव का प्रश्न है। जैसा कि मैं समझता हूं, इसका मुख्य कारण यह है कि इसका विस्तार और सूत्रपात दो अलग अलग बातें नहीं है। विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि जाति प्रथा या तो भोले भाले समाज पर कानून गढ़ने वालों ने नैतिकता का मुलम्मा चढ़ाकर थोप दी, या फिर सामाजिक विकास की भक्त भारतीय जनता में किसी नियम के अधीन पनपती रही। भाषा आगे लिखते हैं कि पहले मैं भारत के विधि निर्माता के बारे में बताना चाहूंगा। आखिर कौन था विधि निर्माता जिसने जाति प्रथा की नींव रखी? मेरे साथियों, हर देश में उसके विधि निर्माता होते हैं जो अवतार कहलाते हैं, ताकि आपातकाल में पापी समाज को सही दिशा दी जा सके। यही विधि निर्माता कानून और नैतिकता की प्रतिस्थापना करते हैं। भारत के विधि निर्माता के रूप में यदि मनु का कोई अस्तित्व रहा है तो वह एक ढीठ व्यक्ति रहा होगा। यदि यह बात सत्य है कि उसने स्मृति अथवा विधि की रचना की, तो मैं कहता हूं कि वह एक दुसाहसी व्यक्ति था, और जिस मानवता ने उसके विधान को सिरोधार किया वह वर्तमान काल की मानवता से भिन्न थी। यह अकल्पनीय है कि जाति विधान की संरचना की गई। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनु ने ऐसा कोई विधान नहीं बनाया कि एक वर्ण को इतना रसातल में पहुंचा दिया कि उसे पशुवत बना दिया और उसको प्रताड़ित करने के लिए एक शिखर वर्ण गढ़ दिया। यदि वह क्रूर न होता जिसने सारी प्रजा को दास बना डाला, तो ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह अपना आधिपत्य जमाने के लिए इतने अन्यायपूर्ण विधान की संरचना करता, जो इसकी व्यवस्था में साफ झलकता है। मैं मन के विषय में कठोर लगता हूँ, परंतु यह निश्चित है कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसका भूत उतार सकूं। वह एक शैतान की तरह जिंदा है, किंतु मैं नहीं समझता कि वह सदा जिंदा रह सकेगा। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मनु ने जाति के विधान का निर्माण नहीं किया। बाबा साहब स्पष्ट कहते हैं कि एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मनु ने जाति के विधान का निर्माण नहीं किया और न वह ऐसा कर सकता था। जाति प्रथा मनुष्य से पूर्व विद्यमान थी, वह तो उसका पोषक था, इसलिए उसने उसे एक दर्शन का रूप दिया, परंतु निश्चित रूप से हिंदू समाज का वर्तमान रूप जारी नहीं रह सकता। प्रचलित जाति प्रथा को ही उसने संहिता का रूप दिया और जाति धर्म का प्रचार किया। जाति प्रथा का विस्तार और उसकी दृढ़ता इतनी विराट है कि यह एक व्यक्ति या वर्ग की धूर्तता और बलबूते का काम नहीं हो सकता। तर्क में यह सिद्धांत है कि ब्राह्मणों ने जाति संरचना की। मैंने मनु के विषय में जो कहा है, मैं इससे अधिक और नहीं कहना चाहता, सिवाय ये कहने की वैचारिक दृष्टिकोण से यह गलत और इरादतन दुर्भावनापूर्ण है। ब्राह्मण और कई बातों के लिए दोषी हो सकते हैं और मैं निसंकोच कह सकता हूं कि वे हैं भी, परंतु गैर ब्राह्मण अन्य जन समुदायों पर जाति प्रथा थोपना उनके बूते की बाहर की बात थी। अपने इस तरह के दर्शन द्वारा हो सकता है उन्होंने अपने ही तरीके से इस प्रक्रिया को पनपने में सहायता की हो, परंतु अपनी क्षमता से वे अपनी योजना कार्यान्वित नहीं करा सकते थे। चाहे कोई कितना भी गौरवशाली हो, चाहे कोई कितना ही कठोर क्यों ना हो, अपने ढंग से समाज को चलाने में वह प्रशंसित तो हो सकता है, किंतु यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलता। मेरी आलोचना की तीव्रता अनावश्यक लग सकती है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह असत्य नहीं है। पुरातन पंथी हिंदुओं के मन में यह दृढ़ धारणा है कि हिंदू समाज किसी तरह जाति प्रथा की प्रणाली में ढल गया
और यह संस्था शास्त्रों ने बनाई है। यह विश्वास केवल विद्यमान ही नहीं है बल्कि उसे इस आधार पर न्याय संगत भी ठहराया जाता है। यह स्थिति सुखद हो सकती है क्योंकि यह शास्त्रों से जन्मी है और शास्त्र गलत नहीं हो सकते। मैंने इस प्रकृति की विसंगतियों की ओर इस आधार पर ध्यान नहीं दिलाया है कि वैज्ञानिकता के नाम पर धार्मिक सामान्यताएं थोप दी गई हैं। ना ही मैं उन सुधारकों का पक्षधर हूं जो इसके विरुद्ध हैं। यह प्रथा उपदेशों से बड़ी है और ना ही उपदेश इसे उखाड़ सकते हैं। मैं इस प्रकृति की निस्सारता बताना चाहता हूं जिसने धार्मिक प्रतिबंधों को वैज्ञानिक कहकर ओढ़ रखा है। इस तरह व्यक्ति पूजा का सिद्धांत भारत में जाति प्रथा के प्रचलन के निराकरण में बहुत लाभदायक साबित नहीं होता। पश्चिमी विद्वानों ने संभवतः व्यक्ति पूजा को विशेष महत्व नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दूसरी व्याख्याओं को आधार बना लिया। उनके अनुसार भारत में जिन मान्यताओं ने जाति प्रथा को जन्म दिया वे हैं व्यवसाय, विभिन्न कबायली संगठनों का प्रचलन, नंबर 3 नई धारणाओं का जन्म, नंबर 4 संकर जातियां और नंबर 5 आव्रजन। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये मान्यताएं अन्य समाजों में मौजूद नहीं है और क्या भारत में ही इनका विशिष्ट रूप विद्यमान है? यदि वे भारत की विशेषताएं नहीं है और पूरे विश्व में एक समान है तो उन्होंने भूमंडल के किसी अन्य भाग में जातियां क्यों नहीं गढ़ ली? क्या इसका कारण यह है कि वे देश वेदों की इस भूमि की अपेक्षा अधिक पवित्र हैं या विद्वान गलती पर हैं? मैं सोचता हूं कि बाद की बात सही है, यानी कि विद्वानों ने गलती की है, ये बात ज्यादा सही है। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में जिन प्रश्नों को लेकर चले थे, ज्वलंत प्रश्न लेकर चले थे, जाति प्रथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एक कड़वा प्रश्न हमने आपके समक्ष रखा। काफी हद तक हमने इस प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है। इस रहस्य से पर्दा यहाँ पर हटा है कि जाति प्रथा भारत में कैसे पनपी है। अप्राकृतिक संस्था जाति प्रथा का जन्मदाता कौन है? और यही प्रश्न आज के अम्बेडकर संदेश में आपसे हम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे कि जाति प्रथा का जन्मदाता कौन है। जरूर बताइए सम्मानित साथियों, कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर हमें बेसब्री से आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आज का अम्बेडकर संदेश अगर आपको अच्छा लगा है तो आपने चूंकि शेयर लाइक कमेंट जरूर किया है, लेकिन साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अनेक साथियों तक ये जब अम्बेडकर संदेश पहुंचेगा, लोग इस बारे में जागरूक होंगे, जानेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा समाज जागरूक बनेगा। यही तो उद्देश्य हमारे अम्बेडकर संदेश प्रस्तुतिकरण का है। तो आइए इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित होते हैं। इसी कृत संकल्प के साथ में आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।